हेलो एवरीवन। आज से मैं तुम लोगों को कॉस्ट शीट, थोड़ा कॉस्ट अकाउंटिंग का भी चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। अब अल्टरनेट करके वीडियो प्रोवाइड करना है मुझे, ठीक है। फर्स्ट डे अगर हम सपोज स्टैट्स का वीडियो दे रहे हैं तो उसके बाद वाला दिन कॉस्ट का होगा, उसके बाद वाला दिन फिर स्टैट्स होगा, ऐसे करके कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो कॉस्ट शीट निकाल रहे हैं हम लोग क्योंकि ये भी जरूरी है धीरे धीरे। इस मंथ में कोशिश करना है कॉस्ट शीट का जो 4 चैप्टर अभी तुम लोग बचा हुआ, सॉरी 5, अच्छा 5 चैप्टर है, और दूसरा जो एक और बैच है कॉलेज कैफे वाला, उसका 4 चैप्टर बचा हुआ कॉस्ट शीट का। तो जो भी है कॉस्ट अकाउंटिंग का, तो कॉस्ट शीट आज स्टार्ट करें तुम लोग को, ठीक है। तो टाइम थोड़ा कम है इसीलिए हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं बोलेंगे, बट इतना जरूर बोल रहे हैं जितना से तुम्हारा काम हो जाएगा। ओके, तो कॉस्ट शीट का मतलब है टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ, टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। हम लोग अपना डेली लाइफ में जो कुछ भी यूज करता है 100% वो गुड्स कोई ना कोई फैक्ट्री से बन के आया है। हम लोग डेली लाइफ में जो कुछ भी यूज करता है, शूज है, क्लोथ्स है, गारमेंट्स है, सेल फोन यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। स्टडी करने के लिए बहुत सारे स्टेशनरी है। अपना लाइफ में हम लोग जो कुछ भी यूज करता है 100% वो एक फैक्ट्री से मैन्युफैक्चरिंग होके आया। तो उस फैक्ट्री में उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने में, एक एक यूनिट को मैन्युफैक्चरिंग करने में कितना कॉस्ट आया, ये जानने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, कॉस्ट शीट, ठीक है ना। हम लोग जो कुछ भी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होता है उसका कॉस्ट जानता है। दो, जब तक हम लोग कोई चीज का कॉस्ट नहीं जानेंगे तो हम लोग को पता नहीं चलेगा। सपोज हम लोग पेन का मैन्युफैक्चरर है, हम लोग जो 3 रुपीज का पेन आता है उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो पेन को मैन्युफैक्चरिंग करने में बहुत सारा रॉ मटेरियल्स का जरूरत पड़ता है, बहुत सारा केमिकल मिक्स होता है, फैक्ट्री में बहुत सारा एक्सपेंस होता है, वर्कर को पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी पे पेमेंट होता है, रॉ मटेरियल्स का एक्सपेंस होता है, बहुत सारा केमिकल मिक्स करना पड़ता है उसका एक्सपेंस होता है, दिन रात जो मशीन चलता है मशीन का मेंटेनेंस का एक्सपेंस होता है। जब उसके बाद वो प्रोडक्ट फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है तो फिर उसको हम लोग गोडाउन में लेके आते हैं। जब तक सेल नहीं हुआ गोडाउन में उसके ऊपर रेंट लगता रहेगा, गोडाउन पे भी मेंटेन करके रखना पड़ता है, गोडाउन पे भी नीट एंड क्लीन करके रखना पड़ता है, उसके ऊपर भी एक्सपेंस आता है। उसके बाद मार्केट में चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है इसको, ठीक है ना। जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है उसका चारों ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, जहां जहां कंज्यूमर है वहां तक उसको बाई ट्रांसपोर्ट, थ्रू ट्रांसपोर्ट हम लोग को पहुंचाना पड़ता है। तो वहां भी एक्सपेंस है। फिर ऑफिस में बैठ के सारा बिजनेस का कंट्रोल होता है, क्योंकि मेरा मैन्युफैक्चरिंग पेन का मैन्युफैक्चरिंग है, बट इसका 100% एक ओनर होगा। ओनर ऑफिस में बैठता है, ऑफिस में बहुत सारा स्टाफ लोग काम करता है। तो ये सारा एक्सपेंस जब ऐड कर लेंगे तब जाकर के हम लोग को मालूम होता है कि इस गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करने में कितना कॉस्ट है। तो जनरली क्या होता है ना, स्टूडेंट को पूछोगे इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने में क्या कॉस्ट है, तो वो क्या करता है, सिर्फ फैक्ट्री के अंदर जो एक्सपेंस होता है उसको टोटल कर लेता है, जितना भी एक्सपेंस होता है उसको ऐड कर लेता है, बोलता है ये कॉस्ट है। नहीं, ये कॉस्ट नहीं है, ये रॉन्ग है। कॉस्ट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ फैक्ट्री में जो एक्सपेंस हुआ उसको टोटल कर देंगे, ऐड कर लेंगे, वो कॉस्ट आ गया, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट हो गया। नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट वो नहीं होता है। फैक्ट्री में जो एक्सपेंस हुआ उसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री एक्सपेंस। फिर उसके बाद वो गोडाउन में जाएगा, गोडाउन का एक्सपेंस। फिर ऑफिस में बैठ के हम लोग रॉ मटेरियल परचेस करता है, मार्केट में पेन को सेल करता है, बहुत सारा एडवर्टीजमेंट करता है, वो सब एक्सपेंस भी इसी प्रोडक्ट में ऐड होगा, ठीक है। तभी तो हम लोग को टोटल कॉस्ट आएगा। तो ऑफिस का एक्सपेंसेस भी उसी प्रोडक्ट में ऐड होगा। मार्केटिंग में सेलिंग का टाइम में जितना एक्सपेंस होता है, एडवर्टीजमेंट होता है, वो भी उसी कॉस्ट प्रोडक्ट में ऐड होगा। तब जाकर के हम लोग कोई भी प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट कैलकुलेट हम लोग कर पाते हैं। जब टोटल कॉस्ट मालूम हो जाएगा तब तो हम लोग को मालूम होगा। सपोज कोई एक पेन बना रहा है, उसको टोटल मैन्युफैक्चरिंग करने में एक एक पेन का कॉस्ट आ रहा है जो 3 रुपीज का मार्केट में मिलता है। उस पेन का सपोज मैन्युफैक्चरिंग करने में लगता है 1.60, 1 रुपया 60 पैसा लगा एक पीस पेन बनाने का। टोटल ऐसा हम लोग बनाता है बहुत सारा पीस, बट बहुत सारा क्वांटिटी में बनाता है, सारा टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो प्राइस पर पीस पेन का आ गया 1.60। अब ये पेन को डिस्ट्रीब्यूट करना, होलसेलर, रिटेलर, ऐसे करते करते बीच बीच में बहुत सारा मिडिलमैन आएगा, उसका भी प्रॉफिट है, जो भी है इसमें हम लोग प्रॉफिट ऐड कर लिया 1.40। तब जाके कंज्यूमर को हम लोग सेल कर रहे हैं कितना रुपीस में, 3 रुपीस में। ये मेरा कॉस्ट था, टोटल कॉस्ट। तो मेन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो भी हम लोग फैक्ट्री में जो भी प्रोडक्ट को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करता है उसका कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। उसका कॉस्ट कैलकुलेट करने का जो चैप्टर है उसी को हम लोग बोलता है कॉस्ट शीट। मतलब कॉस्ट का एक शीट बनाएंगे हम लोग, कहाँ कहाँ पे फैक्ट्री में कितना एक्सपेंस हुआ। बट ये शीट जो होगा, शीट
ये शीट बहुत ही सिस्टमेटिक वे में बनाना, जैसे तैसे नहीं करना। पहले फैक्ट्री का एक्सपेंस लेंगे, फिर ऑफिस का लेंगे, फिर मार्केटिंग का लेंगे, एक भी एक्सपेंस इधर से उधर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में 0 मार्क्स मिल जाएगा, 0। तो एकदम सिस्टमेटिक है, कुछ नहीं चैप्टर में जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा सबको एडलेस करना है, एडलेस करेंगे आंसर आ जाएगा। क्लियर ना? ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं है इसमें, बस वो जो जनरली ऐड ही होता है, बट वो ऐड को सिस्टम में करना है, इसके लिए मार्क्स मिलेगा। अगर तुम अनसिस्टमेटिकली वे में ऐड कर देगा ना तो आंसर तो आ जाएगा बट रॉन्ग हो जाएगा वो। क्लियर ना? तो इस चैप्टर का मेन मोटिव हम लोग का कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना, इससे हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे कि कोई भी प्रोडक्ट जो हम लोग फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसका पर पीस, पर यूनिट, पर क्वांटिटी का जी क्या कॉस्ट आएगा। क्योंकि जब तक हम लोग कॉस्ट नहीं जानेंगे तब तक उसको सेल नहीं कर पाए। कॉस्ट जान जाएगा हम लोग, उसमें प्रॉफिट ऐड कर लेंगे, आराम से मार्केट में सेल कर देंगे। अगर सपोज तुम कॉस्ट फाइंड आउट ही नहीं किया, मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट तुम बना रहा 5 रुपीज में सेल कर दिया, पता चल रहा बाद में लॉस हो गया, लॉस क्यों हुआ? तो कॉस्ट ही उसका था 5 रुपीज, 5.20, ठीक है, 5.2 रुपीज उसका कॉस्ट था, बट हम लोग समझा नहीं कॉस्ट कितना, बेच दिया 5 रुपीज में, हम लोगों को लगा प्रॉफिट होगा, बट ऐसा हुआ नहीं, प्रॉफिट नहीं हुआ, उल्टा हर प्रोडक्ट के ऊपर, हर पीस यूनिट के ऊपर 20 पैसे का लॉस हो जा रहा है हम लोग को। तो ये जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि कोई भी प्रोडक्ट का कॉस्ट पर यूनिट कितना आता है, तभी जाकर के उसमें हम लोग प्रॉफिट ऐड करेंगे, तब जाकर के उसको मार्केट में सेल करते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे कॉस्ट शीट, यानी कैसे हम लोग कोई भी प्रोडक्ट का कॉस्ट शीट करते हैं। अच्छा 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट। ओके, थोड़ा लाइट आ रहा था बोर्ड के ऊपर। आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा। तो कॉस्ट शीट का मतलब यही नहीं कि सिर्फ फैक्ट्री में जो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग होता है उसी का कॉस्ट फाइंड आउट करना। कॉस्ट शीट का बहुत सारा फील्ड होता है, बहुत सारा एरियाज होता है। सपोज एक एग्जांपल ले रहे हैं, हम लोग जो बाइक, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर परचेस करते हैं तो उसका माइलेज कितना होगा, ये काम भी कॉस्ट अकाउंटेंट का होता है। वो कॉस्ट अकाउंटेंट कैलकुलेट करके बता देगा कि ये बाइक जो 2 व्हीलर, 4 व्हीलर मार्केट में जो लॉन्च हुआ उसका माइलेज क्या है। एक मशीन अगर 1 आवर रन करेगा तो उसका क्या कॉस्ट आएगा, हम लोग सीखा भी हो, हम लोग को आने वाला चैप्टर में एक बैच में तो सिखा दिया, इसको मशीन आवर रेट बोलते हैं। 1 घंटा अगर मशीन चलता तो मशीन का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी कॉस्ट कितना आएगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ प्रोडक्ट का कॉस्ट ही नहीं जानते, हम लोग हर चीज का कॉस्ट निकालते हैं। अब तुम्हारे पास स्टाफ है, वर्कर है, वेज स्टाफ है, वर्कर है, उसको तुम वेजेस पे करता है, सैलरी पे करता है, तो सैलरी कौन सा वे में पेमेंट होना चाहिए। वर्कर को जो हम लोग वेजेस पे करेगा वो कौन सा बेसिस पे करना चाहिए। वर्कर को मंथली बेसिस में वेजेस पे करना चाहिए, या जितना यूनिट वो जितना पीस काम करे, जैसे होता है ना वर्कर फैक्ट्री में कोई चीज बना रहा है तो जितना पीस बनाएगा उतना पीस के हिसाब से देंगे। अगर 1 पीस बनाया तो 2 रुपीस, दिन भर में अगर वो 50 पीस बना रहा तो 100 रुपीज उसको वेजेस मिलेगा, 100 पीस बना लिया तो 200 पीस मिलेगा। तो कौन सा बेसिस पर उसको वेजेस पे करना चाहिए, काम करने के बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, इंसेंटिव कैसे दिया जाएगा, उसको बोनस कैसे देना है, ये सब कैलकुलेशन कॉस्ट शीट में होता है ना कि बहुत सारा स्टाफ को पूछा गया बोनस देना, किसी को क्या होता है एक्स्ट्रा इंसेंटिव देना, कमीशन देना, ये सब कॉस्ट शीट का पार्ट होता है। लेकिन तो कॉस्ट शीट में सिर्फ हम लोग कोई भी प्रोडक्ट का कॉस्ट ही हम लोग फाइंड आउट नहीं करते, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। माइलेज कैलकुलेट करना, मशीन आवर रेट कैलकुलेट करना, वेजेस पेमेंट कैलकुलेट करना, सैलरी पेमेंट कितना करना, वो सब कैलकुलेट करना जनरली कॉस्ट शीट के अंदर में आता है। तो फिलहाल हम इस चैप्टर में जो सीखने जा रहे हैं इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि कोई भी प्रोडक्ट को फैक्ट्री में जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करता है ना तो उस प्रोडक्ट का कॉस्ट शीट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तुम लोगों के पास फॉर्मेट ऑलरेडी हम दे चुका है, फॉर्मेट को निकाल के सामने बैठना और उसके बाद ये साथ ही साथ मेरा वीडियो को फॉलो करना। तो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर रहा है। कॉस्ट शीट एज ऑन, एक डेट होगा, क्वेश्चन में डेट दे देंगे कॉस्ट शीट का। फॉर्मेट भी देख लेना, साथ में दिया होगा तुम लोग का। ये इसमें 2 कॉलम भी यूज होता है, 3 कॉलम्स भी यूज होता है, बट हम धीरे धीरे बताएगा कब 2 कॉलम्स यूज करना, कब 3 कॉलम्स यूज करना। फिलहाल अभी 2 कॉलम्स में हम तुम लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, पर्टिकुलर्स, इसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होगा बिकॉज हम लोग स्टेटमेंट कर रहा है। जब भी हम लोग स्टेटमेंट करता है तो स्टेटमेंट का टाइम में कोई भी डेबिट क्रेडिट हम लोग नहीं करते, ठीक है।
सबसे पहले जब भी हम लोग कोई प्रोडक्ट का कॉस्ट शीट निकालते हैं तो एक चीज ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट स्टार्ट करने से पहले हम इसको इस तरह से बताएंगे ना ताकि तुम लोगों को फॉर्मेट भी लर्न हो जाए। ठीक है, तो ताकि फॉर्मेट लर्न हो जाने से क्या होता है, सम को आराम से हम लोग बनाए। हम लोग का क्या क्वेश्चन में ना एक फैक्ट्री का, ऑफिस का, मार्केटिंग का, सेलिंग का सारा एक्सपेंस मिक्स करके दे देगा और हम लोग को सारा एक्सपेंस को सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके लेते जाना और लास्ट में टोटल कर देना, आंसर आ जाएगा। जनरली ऐड ही होता है इसमें, लेस कहाँ का होता है हम वो बता दे रहे हैं। ठीक है ना, देखो सबसे पहले एडलेस का बता रहे हैं, स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं। जो मैन्युफैक्चरर होता है ना, मैन्युफैक्चरर के पास जनरली 3 टाइप्स का स्टॉक होता है। पहला रॉ मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरर है तो उसके पास रॉ मटेरियल्स का स्टॉक होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल परचेस करके लाएगा, रॉ मटेरियल को मशीन में डालेगा, प्रोसेसिंग करेगा, एनालाइजिंग करेगा, उसके बाद वो फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा होता है वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस बता रहे हैं इसके बारे में। और लास्ट क्या होता है, फिनिश्ड गुड्स। जनरली जो मैन्युफैक्चरर होता है उसके पास ये 3 टाइप का स्टॉक मिलेगा हम लोग को। ठीक है, कितना टाइप का स्टॉक मिल जाएगा हम लोग को 3 टाइप का स्टॉक मिलेगा, रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स। सेमी फिनिश्ड गुड्स भी होता है, उसी को हम लोग, वर्क इन प्रोग्रेस को भी हम लोग बोल सकते हैं सेमी फिनिश्ड गुड्स। बाद में फिर बोलना मत कि ये क्या आ गया, वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि सेमी फिनिश। देखो वर्क इन प्रोग्रेस क्या बता रहा है, रॉ मटेरियल तो समझ गया, रॉ है मतलब उसको फैक्ट्री में डालेंगे, प्लास्टिक है उसको गलाएंगे, उसको क्या करेगा, फॉर्मेट एक प्रोफॉर्मा आता है, और प्रोफॉर्मा में इसको मटेरियल्स को उसमें डाला जाता है, बहुत सारा केमिकल मिलाया जाता है, प्रोसेसिंग होता है और जिस तरह का शेप देना चाहता है, जिस तरह का डिजाइन देना चाहता है वो मशीन में हो जाता है, जो भी है। तो रॉ मटेरियल तो हम लोग समझते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस का मीनिंग क्या है, सपोज मान लो हम लोग ये पेन का मैन्युफैक्चरर है, तो इस देखने से लग रहा है पेन, लेकिन बहुत सारा इसका बॉडी पार्ट्स है। पहला ये इसका कैप हो गया, उसके बाद देखना ये वाला एक पोर्शन है ब्लू कलर का जो है, इसका जो नीब है, इसका जो नीब है ये भी इसका अलग पार्ट्स है। फिर तुम्हारा देख रहा है इसका ये मेन बॉडी पार्ट्स है पेन का, ठीक है ना, और इसके अंदर एक रिफिल टाइप का भी कुछ है, देख लो, ठीक है, इस टाइप का। तो एक पेन बनाने के लिए कितना सारा पार्ट्स लगा, देखो 1, इसके अंदर ये जाएगा सेकेंड पार्ट, ठीक है, एक नीब है मेरे पास, ये थर्ड पार्ट, ये इसका ऊपर का टॉप पोर्शन, ये थर्ड पार्ट, ये हो गया ना। तो 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो ये ऐसे ही मेरा हो गया 4 पार्ट्स, ठीक है ना। उसके बाद देखो फिर एक ये बनाया, टोटल इस पेन को बनाने में कितना पार्ट्स लग रहा है, 5। तो ये हर चीज ना अलग अलग मशीन, ऐसा नहीं कि एक मशीन में डाला सारा बन के आ जाता है। इसका कैप अलग मशीन में बनेगा, नीब अलग मशीन से बनता है, ये बॉडी ये अलग मशीन से बनता है, रिफिल अंदर का अलग मशीन से बनेगा, मेन बॉडी पार्ट्स अलग, लास्ट में सबको हम लोग एक जगह असेंबल करता है, उसके बाद ये फिनिश गुड्स बन जाता है। तो पूरा अगर रॉ मटेरियल से पूरा पेन पूरा बना लिया तो फिनिश गुड्स, तो ये पूरा बन के रेडी है, बस इसको यूज करना है, सेल करना है, यूज करना है, तो इसको हम लोग बोलेगा फिनिश गुड्स। तो ये मेरा फिनिश गुड्स हो गया। तो रॉ मटेरियल समझ में आ गया, अनफिनिश गुड्स मतलब उसको बनाना पेन, उससे लेकर के प्लास्टिक है वो रॉ है, उसको मेल्टिंग करना, बॉइलिंग करना, बहुत सारा प्रोसेसिंग है, उसके बाद बनेगा। फिनिश गुड्स भी हो गया। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या है कि पूरा तरह से कंप्लीट नहीं हुआ, आधा काम हुआ, आधा काम बाकी है, 60% काम हुआ, 40% काम बाकी है, 70% काम हुआ, 30% काम बाकी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। बोलने का मतलब है कि सपोज ये जो हम लोग पेन बना रहे हैं, इसका कैप बन गया, इसका निडल बन गया, बट मेन बॉडी पार्ट्स और इसका अंदर का रिफिल अभी नहीं बना है, वो अभी मैन्युफैक्चरिंग करना बाकी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब 60%, 30%, 50%, 80% काम हो गया और बैलेंस काम अभी बाकी है और ईयर एंडिंग आ गया मेरा, तो उसको हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब इनकम्प्लीट वर्क, काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस। और ये मतलब एकदम रॉ, और ये मतलब काम कंप्लीट हो गया। तो एक फैक्ट्री में देखना जनरली 3 टाइप का स्टॉक होता है। एक होता है रॉ मटेरियल, इसका देखना ओपनिंग स्टॉक होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा। रॉ मटेरियल का स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, ऐसा थोड़ी ना कि ऑर्डर आया उसको बोलेगा तुम बैठो हम तुमको बना के गरम गरम पेन देगा ताजा ताजा, ऐसा नहीं होता है। हम लोग को ऑलरेडी हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ता है, तो एडवांस में लेके रखना पड़ता है। तो पहले से अगर मेरे पास रॉ मटेरियल का स्टॉक है तो उसको हम लोग बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। और लगेगा ड्यूरिंग द ईयर और भी रॉ मटेरियल परचेस करेंगे, पहले का बचा हुआ था ड्यूरिंग द ईयर नया रॉ मटेरियल परचेज हुआ, उससे प्रोसेसिंग हो रहा है, फैक्ट्री में फिनिश गुड्स बन रहा है उससे,
और ईयर का एंडिंग आते आते बहुत सारा रॉ मटेरियल यूज हो गया, खत्म हो गया, जो लास्ट में बच जाएगा ईयर एंडिंग में उसको बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल्स का दो टाइप का होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। लास्ट ईयर का जो बचा होगा ओपनिंग कहलाएगा, न्यू ईयर न्यू परचेस करेंगे, फिर लास्ट में जो बच जाएगा क्लोजिंग कहलाएगा, फिर वो एक दिन के बाद ओपनिंग बन जाएगा। ये चीज तो तुम लोग समझता अच्छी तरह से, ओपनिंग क्लोजिंग। तो याद रखना हमेशा जहां कहीं भी हम लोग को ओपनिंग दिखेगा, ओपनिंग स्टॉक, चाहे वो ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल हो, चाहे वो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस हो, चाहे वो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हो, उसको ऑलवेज हम लोग ऐड कर लेंगे। हमेशा याद रखना ओपनिंग को ऐड करना है। हम एक ट्रिक बता रहा था कि ये फॉर्मेट मेरे को लर्न हो जाए, याद नहीं करना पड़े, मतलब ज्यादा से ज्यादा फॉर्मेट लर्न हो जाना चाहिए। मेन है फॉर्मेट, फॉर्मेट लर्न हो गया चैप्टर बस ऑलमोस्ट कंप्लीट समझो। फॉर्मेट का एक भी पॉइंट को इधर से उधर ऐड लेस कर दिया तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो यही समझना, जनरली इसमें सब ऐड होता है, 3 जगह लेस होता है। तो लेस के बारे में बता देंगे अभी थोड़ा देर में कि 3 जगह कहां कहां पे लेस होता है। उस 3 लेस को एकदम ब्रेन में घुसा लेना, लर्न कर लेना और बाद बाकी समझ लेना, सब ऐड होगा, बट ऐड सिस्टमेटिक वे में होगा। तो वही हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो रॉ मटेरियल जो ओपनिंग होगा ऐड कर देना और क्लोजिंग हमेशा लेस होगा, चाहे कोई भी चीज का स्टॉक हो। बस इतना फॉर्मूला ब्रेन में लगाओ, ओपनिंग ऐड होगा, क्लोजिंग लेस होगा, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस हो, चाहे फिनिश हो। तो अब वर्क इन प्रोग्रेस भी 2 टाइप का होगा, ओपनिंग इसको ऐड कर लेना अभी अभी बोला, और क्लोजिंग इसको हम लोग क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे। ओके, सिमिलरली हम लोग का फिनिश गुड्स भी 2 टाइप का होगा, ओपनिंग इसको ऐड कर लेंगे हम लोग और क्लोजिंग को हम लोग क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे। ठीक है, तो 1 देखो यहाँ पे क्लोजिंग है, यहाँ पे क्लोजिंग है, एक यहाँ पे क्लोजिंग है, 3 जगह पे क्लोजिंग है। तो इसीलिए बोला पूरा फॉर्मेट में 3 प्लेस में ही लेस होता है। ठीक है ना, तो 3 प्लेस में लेस होगा और बाद बाकी सारा ऐड होगा। तो एक एक करके देखते हैं, स्टार्ट कैसे करेंगे। ये फॉर्मेट हमेशा स्टार्ट करेंगे अगर पहले से हम लोग के पास कोई रॉ मटेरियल्स है तो वही से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। पहले हम फॉर्मेट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दे रहा है। फॉर्मेट अच्छी तरह से अगर समझ में आ गया तो ये चैप्टर बिल्कुल भी आराम हो जाएगा, आसानी, इजी, आराम से समझ में आएगा। जो भी मेरा ओपनिंग से एग्जांपल ले रहा है, मेरा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स 30,000 है, ले लिया है। ओके, अगर नहीं, अगर देखो अगर नया नया मैन्युफैक्चरर अभी अभी आया है तो पहले से ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा। पुराना मैन्युफैक्चरर है तो 100% रॉ मटेरियल का उसके पास पहले से कुछ स्टॉक तो होगा ही। तो ये ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल्स अभी यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर। क्या परचेज, तो रॉ मटेरियल्स परचेज, ये तो पहले कहता से काम होगा नहीं। ड्यूरिंग द ईयर कुछ और रॉ मटेरियल परचेज किया, कितना का परचेज किया, से 1,70,000 का ड्यूरिंग द ईयर, रॉ 1,90,000 कर रहे हैं, 1,90,000 का रॉ मटेरियल्स ड्यूरिंग द ईयर परचेज हुआ। अच्छा, रॉ मटेरियल परचेज करने का टाइम में, एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, बहुत सारा एक्सपेंस हम लोग करता है। तो उस एक्सपेंस को हम लोग यहीं पे ऐड कर लेंगे। दो टाइप का एक्सपेंस आएगा, एक परचेस का टाइम एक्सपेंस और एक आएगा सेल्स का टाइम एक्सपेंस। तुम लोग फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट में लास्ट में एक हेडिंग दिया हुआ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिया हुआ ना फॉर्मेट में। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का मतलब है कि हम लोग सेल्स का एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो 2 टाइप का एक्सपेंस होगा, एक परचेस का टाइम में और एक सेल्स का टाइम में। सेल का टाइम में जो भी एक्सपेंस होगा वो लास्ट में जाके ऐड होगा, और परचेस का टाइम में जो भी एक्सपेंस होगा यहीं पे ऐड होगा। तो जनरली क्या होता है, रॉ मटेरियल ना इजीली अवेलेबल नहीं होता है, रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं होता, उसको बहुत सोर्स से खरीद के लाना पड़ता है, परचेस करना पड़ता है। तो रॉ मटेरियल कभी कभी तो मिलता भी नहीं, ब्रोकर के थ्रू परचेस करना पड़ता है। तो रॉ मटेरियल परचेस किया ब्रोकर के थ्रू, ब्रोकर को इसके बदले क्या देना पड़ गया, ब्रोकरेज। तो यहां पे लिखेंगे ऐड ब्रोकरेज ऑन परचेजेस। हम लोग ब्रोकरेज पे फोकस नहीं करेंगे, हम लोग परचेस पे फोकस करेंगे। दो ऐसा भी तो हो सकता है, ब्रोकरेज ऑन सेल्स, सेल का टाइम ब्रोकरेज दिया तो सेल का टाइम में जो ब्रोकरेज होगा वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएगा। यहाँ पे सिर्फ परचेस के ऊपर अगर कोई भी एक्सपेंस होता है, बट रिमेंबर परचेस के ऊपर होना चाहिए, परचेस के ऊपर जो भी एक्सपेंस होगा ये यहाँ पे आएगा। जैसे ब्रोकरेज ऑन परचेस, ड्यूटी ऑन परचेजेस, तुम लोग का लिस्ट दिया हुआ, तुम लोग देख लेना, ड्यूटी ऑन परचेजेस दिया हुआ ना, ब्रोकरेज ऑन परचेजेस है मेरा 20,000, ड्यूटी, और ड्यूटी मींस टैक्स। कोई भी रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ता है ना, तो उस टाइम में बहुत सारा जीएसटी वगैरह, टैक्स वगैरह पे करना पड़ता है।
तो ड्यूटी ऑन परचेजेस, यहाँ पे सपोज टैक्स दे के आया 10,000। इसके अलावा और भी परचेज होता है, ड्यूटी ऑन इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब परचेज होता है, एक्सपोर्ट का मतलब सेल। तो ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट बोलेगा तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लास्ट में आएगा, बट बोलेगा ड्यूटी ऑन परचेजेस तो यहाँ पे आएगा। ये सब छोटा छोटा बात को ध्यान रखना, ओके। तो ड्यूटी ऑन परचेज हो गया, ब्रोकरेज ऑन परचेज हो गया, कैरिज ऑन परचेजेस। तुम लोग लिस्ट को देखो, हम लिस्ट यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ कैरिज ऑन परचेजेस, ड्यूटी ऑन इंपोर्ट, कैरिज ऑन, ब्रोकरेज ऑन